Sanjay Sharma, a teacher of English, posted at +2 project, गर्ल्स हाई स्कूल गुरुआ। बच्चे लोग, मैं आज आप लोगों को गया गाइडेंस प्रोग्राम के बैनर तले अंग्रेजी विषय को लूँगा और उसमें जो टॉपिक्स हैं, आज के जो चैप्टर्स हैं, उसे मैं डील करूँगा। और वो टॉपिक्स खास करके 10th क्लास के वैसे स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है जो 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं। तो आप जैसा कि मालूम है कि कोरोना की वजह से आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी बाधित रही और आप विद्यालय से काफ़ी दूर चले गए। तो मैं शुरू करना चाहूँगा अंग्रेजी का जो चैप्टर्स है उस पे आता हूँ। आपके बुक का ये चैप्टर है जो प्रोज से लिया गया है। चैप्टर 4 है ये, जिसकी हेडिंग है बच्चे लोग, जिसको शीर्षक कहते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। थोड़ा सा फोकस कर लें कि चैप्टर कहता क्या है, हेडिंग इसका कहता क्या है। तो बच्चों लोग, हेडिंग का जो मीनिंग हुआ वो हुआ कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, भारतीय सिनेमा के साथ क्या गलत है अथवा भारतीय सिनेमा में क्या कमियां हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स है, ये रिफ्लेक्ट करता है इसका हेडिंग। बच्चे लोग, दिस वेरी essay has been written by Satyajit Ray. He was a well-known film director of India, born on May 2, 21 and died on 23rd April 1992. Thus, he shaped the Indian film up to 70 years. This essay has been taken from his book Our Films and Their Films. बच्चे लोग, ये जो ऐसे है, ये जो कहानी है, वो कहाँ से ली गई है। ऑब्जेक्टिव में सवाल कैचअप करने का है आप लोगों के लिए कि ये जो लिया गया है उनकी एक फ़िल्म है आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, उसी से ये ऐसे लिया गया है, ये कहानी ली गई है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चे लोग समझने के लिए इस चैप्टर में, जिसे मैं आपको अवगत करवाता हूँ। आप देंगे ध्यान, सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट इज दैट सिनेमा इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्साटाइल आर्ट फॉर्म। कहता है बच्चों लोग, सिनेमा जो है, जिसको हम चलचित्र कहते हैं हिंदी में, वो जो है क्या है, वो मोस्ट पोटेंट, काफ़ी प्रबल है, शक्तिशाली चीज़ है ये, एंड वर्साटाइल फॉर्म, आर्ट फॉर्म। और ये कलाकृति का बिल्कुल एक वर्साटाइल फॉर्म है। ये इस अनेक गुणों वाला है, बहुमुखी गुणों वाला है ये। इसमें सारे तरह के हैं, म्यूजिक हैं, संगीत हैं, पेंटिंग्स हैं, सारे चीज़ आते हैं, इसलिए वर्साटाइल आर्ट फॉर्म कहा गया है इसे। सेकंड पॉइंट को देखें बच्चे लोग, इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर इटीसी। कहता है बच्चे लोग, इसमें सामंजन किन किन चीज़ों का है, किन किन चीज़ों का एडजस्टमेंट किया गया है। इसमें सामंजन है बच्चे लोग, पोएट्री काव्य का है, म्यूजिक संगीत का है, पेंटिंग चित्रकारी का है, ड्रामा नाटक का है, और आर्किटेक्चर वास्तुशिल्प का है। बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े हॉल्स हम लोग देखते हैं, ये सारे आर्किटेक्चर के उदाहरण हैं। आगे आते हैं बच्चे लोग, थर्ड पॉइंट फॉर यू, इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। जब सिनेमा बनती है तो उसमें टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स, नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स, ये सारे यूज़ होते हैं, तब एक सिनेमा संपूर्ण रूप में बनता है और सफल रूप में जो हमें शिक्षा प्रदान करने का काम और एक मैसेज देने का काम करता है। इसमें सारे लॉजिक ऑफ साइंस लगते हैं। फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया, देखिए बच्चे लोग कि भारत में जब फिल्में बनती हैं, भारत में कहाँ फिल्में बनती हैं, बॉलीवुड में, और अमेरिका में फिल्में कहाँ बनती हैं, हॉलीवुड में। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉलीवुड दैट इज़ इन इंडिया, इन आवर कंट्री। तो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। जब बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थे तो उस समय शॉर्ट फिल्म बनाई जाती थी, और वो पहली बार
पर्दे पे लाया गया बच्चे लोग हम लोगों के सामने, और वो है 1907 में। देन आफ्टर फर्स्ट फीचर फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1913। आज जो फिल्में बन रही हैं पूरी तरह से टेक्निकल ऑब्जेक्ट के तहत बन रही हैं, संपूर्ण गतिविधि से बन रही हैं। तो फर्स्ट फीचर फिल्म जो आई जिसमें वास्तविक कलाकार होते हैं, काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, सारे रंगमंच, म्यूजिक, पेंटिंग सारे मौजूद होते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, हाँ, दैट इज़ कॉल्ड फीचर फिल्म। और वो प्रोड्यूस किया गया बच्चे लोग फर्स्ट टाइम इन 1913 में। ये एक आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में जो फिल्में बनती है बच्चे लोग, जान के आपको खुशी होनी चाहिए कि हॉलीवुड अमेरिका के बाद लार्जेस्ट प्रोडक्शन है जो इंडिया में है, हमारे देश में है। और ये बहुत सारे जो हॉलीवुड जो हैं उसके बाद सेकंड पोजीशन हमारा देश का है, बहुत सारी फिल्में यहाँ बनती हैं। द क्वालिटी ऑफ द इंडियन फिल्म्स इज़ नॉट द सेम एज दैट ऑफ हॉलीवुड। लेकिन एक चीज़ है बच्चे लोग, देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स इन द इंडियन फिल्म्स, देयर आर सम स्कार्सिटीज। हमारी फिल्मों में कुछ कमियां हैं, हम उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं जितना हॉलीवुड की फिल्में होती हैं। हम उसका प्रयास करते हैं और भरपूर प्रयास करते हैं। इंडियन सिनेमा इज़ बाई एंड लार्ज इमिटेटिव एंड एडेप्टेटिव। फिर भी ऑन द होल माय डियर चिल्ड्रेन, इंडियन सिनेमा इज़ इमिटेटिव एंड एडेप्टेटिव। बच्चे लोग, भारतीय जो सिनेमा है वो इमिटेटिव है, नकल करने लायक है, यानी उसको हम मार्गदर्शन में ले सकते हैं, नकल करने योग्य इस तरह से, और एडेप्टेटिव है, जीवन में उतारने लायक भी है बच्चे लोग। स्टोरी लाइन, टेक्निकल एप्लीकेशंस, क्लींचेज, म्यूजिक इटीसी और ऑल इमिटेटिव ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स। लेकिन हॉलीवुड फिल्म्स के कुछ जो वर्चूज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उसको हम लोगों को एडॉप्ट करना चाहिए। वो उनका स्टोरी लाइन है, हाउ टू राइट अ स्टोरीज, टेक्निकल एप्लीकेशंस, क्लींचेज। क्लींचेज का मतलब होता है बच्चे, किसी भी तरह से चाहे व्यापारिक विवाद हो या कोई संवाद हो, उसके अपने पक्ष में कर लेना, कीप इन ओन फेवर, ये क्लींचेज कहलाता है। म्यूजिक, संगीत, ये सारे हॉलीवुड के जो हैं वो इमिटेटिव है इंडिया के लिए। हम लोग करते भी हैं, कोशिश करते हैं, चूँकि बेहतर चीज़ें वो। अब जो बच्चे लोग, वी हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर एंड द फर्स्ट वन इज देयर, शुड बी इमिटेटिव टू हॉलीवुड। क्या हम लोग को हॉलीवुड का इमिटेटिव होना चाहिए, उसका पूरा नकल करना चाहिए? तो कहता है आंसर में, वी शुड नॉट बी इमिटेटिव टू हॉलीवुड बिकॉज आवर लाइफ एंड सोसाइटी डू नॉट रिजेंबल दिस। कहता है बच्चे लोग, जो अमेरिका की फिल्में हैं वो पूरी तरह से अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे देश में परमिट नहीं करता है, मेल नहीं खाता हमारे देश के विचारों से, संवाद से, यहाँ के जो लॉजिक्स हैं उससे मेल नहीं खाता। रॉ मटेरियल्स ऑफ द सिनेमा शुड बी लाइफ इटसेल्फ। हमारी फिल्मों में होती भी है, और वास्तविक में फिल्मों का जो एक मंत्र होना चाहिए, वो लाइफ होना चाहिए, जीवन होना चाहिए, और उसे जीवंत होना चाहिए कहानी को। ग्रोइंग मैच्योरिटी ऑफ इंडियन फिल्म्स है मैच्योर्ड इन रिसेंट ईयर्स। आज के तारीख में बच्चे लोग, भारतीय जो फिल्में हैं वो काफ़ी मैच्योर हुई हैं। मैच्योर का मतलब होता है बच्चे लोग परिपक्व। मैच्योर का माने क्या होता है? परिपक्व। मैच्योर हुई हैं फिल्में रिसेंट ईयर्स में। दे नो लॉन्गर सफ़र फ्रॉम सर्टेन बेसिक वीकनेसेज पॉइंटेड आउट टिल ए फ्यू ईयर्स बैक। अभी उतनी सारी कमियां नहीं हैं जो पिछले सालों में हुआ करते थे। क्या पहले कमियां थी, उसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया है बच्चे लोग, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे भी ये। फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग। पहले जो होती थी वो प्रोडक्शन तक के फिल्में आ जाती थी और भरपूर प्लानिंग उसकी नहीं रहती थी। एडिक्वेट माने भरपूर, फुल्ली, कंप्लीटली, होली, वो नहीं रहती थी प्लानिंग। एट टाइम्स एक फ्रेज है बच्चे लोग, प्रीपोजिशनल फ्रेज। एट टाइम्स प्रोडक्शन विदाउट ए शूटिंग स्क्रिप्ट। कभी कभी
तो बिना शूटिंग स्क्रिप्ट के ही फिल्में प्रोडक्शन हाउस तक आ जाती थी, जो कि कमियां थी। फॉन्डनेस फॉर कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स एंड काउंटर प्लॉट्स। फॉन्ड का माना होता है बच्चे शौक, तो यहाँ पर फॉन्डनेस नाउन है, FONDNESS, ये नाउन है, इसका माना हुआ शौक। शौक, फॉन्डनेस फॉर कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, प्लॉट्स का मतलब होता है नाटक का जो कथा वस्तु है वो प्लॉट्स कहलाता है। काउंटर प्लॉट्स इसके अपोजिट हुआ, कुचक्र या षड्यंत्र इसको कहेंगे। ये सारे चीज़ें थी जो आज सारे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया है, सुधार हुआ। अब बच्चे आपके सामने, हमारे सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन, क्या आंसर होगा बच्चे लोग? 19, यस, द करेक्ट आंसर विल बी 1907, राइट। सत्यजीत रे इज द राइटर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन बुक्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फूड्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फेस्टिवल्स, व्हाट विल बी द राइट आंसर? Yes, answer is A. Very good, nice. Now short questions. What is the most important need of today's Indian cinema? आज भारतीय सिनेमा के लिए वास्तविक में क्या क्या नीड्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं? इसका आंसर है बच्चों लोग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ टुडेज सिनेमा इज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा। जो अमेरिकन सिनेमा बन रही है उस सिनेमा की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। जो वहाँ टेक्निकल एस्पेक्ट जो हाई हैं उसको एडॉप्ट करने की जरूरत है इंडिया में। स्टोरीज हैव आल्सो बीन रिटेन बेस्ड ऑन हॉलीवुड, और लिखे आज के डेट में लिखे जा चुके हैं बहुत सारी स्टोरीज हॉलीवुड के बेस पे हैं। इवन द स्टोरी हैज़ बीन ए जेन्युइनली इंडियन, जबकि यहाँ जो वास्तविक जो है वो भारतीय से लगाव रहा है हमारे फिल्मों का, खास करके। On the background, music has revealed an impossible ornament hanging on for Negroes. These are the bad qualities of Indian films. कुछ कमियां रही हैं, उसको हम लोग these are the bad qualities of Indian film, ये भारतीय फिल्मों के कुछ अवगुण कहलाएंगे, जिसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, करना चाहिए। आगे बच्चों लोग दूसरा जो चैप्टर्स है, वी हैव इंक्लूडेड 5 चैप्टर्स इन ऑल टुडे। दिस वन इज द सेकेंड चैप्टर, गिल्लू। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ गिल्लू? एंड इट हैज़ बीन रिटन बाई महादेवी वर्मा, who was born in the year 1907 and died in the year 1987. Discovery of an injured squirrel. कहानी के जो मेन पॉइंट्स है बच्चे लोग, उस पर मैं आता हूँ। आप देखेंगे इसमें महादेवी वर्मा ने बहुत सारी कहानियों को लिखा है, जिनमें से गिल्लू एक है। गिल्लू इज़ वन ऑफ देम। एंड इसमें गिलहरी के एक बच्चा होता है, उसी पे पूरी कहानी है, बेस्ड है। डिस्कवरी ऑफ एन इंजर्ड स्क्विरल। द फर्स्ट लाइन इज द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्विरल इन हर बरामदा, जिसको हिंदी बरामदा हम कहते हैं। उस बरामदा में जो विद्यापति हैं, जो ऑथर हैं, इसके राइटर, नरेटर, उनको ये इंजर्ड गिलहरी का एक बच्चा इंजर्ड रूप में मिला। किस रूप में मिला? घायलावस्था में मिला। दैट वॉज इन इंजर्ड पोजिशन। 2 crows were poking their beaks and injuring it further at the flower pots. 2 जो कौवे थे उनके चोंच को क्या कर रहे थे? पोक कर रहे थे, कुरोद रहे थे, उनको चोट पहुंचा रहे थे, जिससे वो घायल हो चुका था गिलहरी, और उसको ऐसे करते करते उसको फ्लावर पॉट्स, गमले तक के पहुंचा दिया उन कौवों ने। सी क्लीन्ड इट्स ओन्स एंड अप्लाइड पेनिसिलिन। कहता बच्चे कि द राइटर वॉज रियली सिंपैथेटिक। बड़ा दयापूर्ण व्यक्ति थे वो, और बड़ी दया आई उन्हें। और उन्होंने क्या किया कि उसे हाथों में लिया, उस गिलहरी को, और उसके जख्म को, उन मैंने कहा था बच्चे लोग जख्म, उसके जख्म को साफ किया, और साफ करके उसमें एक ऑइंटमेंट लगाया। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मलहम,
क्रीम और उसका नाम था पेनिसिलिन, जो इसको क्योर करने में काम करता है। नेक्स्ट है बच्चे लोग, सी ट्राइड टू फीड इट मिल्क। वो इतना घायल हो चुका था कि उसे खाने की भी हिम्मत नहीं थी गिलहरी को। द स्क्विरल वाज टू इंजर्ड, है ना, इस पोजीशन में था वो। उसमें क्या हुआ कि उसे रुई की बत्ती बना करके उसके मुंह में डाला गया, कुछ बूंद उसके पेट में गए, कुछ उसे अच्छा लगा। सी ट्राइड टू फीड इट, द स्क्विरल कुडंट सक द मिल्क, इतना तक के को दूध भी नहीं अंदर में ले सकता था वो, इस तरह का पोजीशन था। समहाउ सी वॉज एबल टू पुट ए ड्रॉप ऑफ मिल्क इन इट्स माउथ, किसी तरह से, समहाउ मीन्स एनी हाउ, किसी तरह से उसने ले पाया उसके दूध को, और द स्क्विरल कुड नॉट सक द मिल्क। हर नर्सिंग मेड द बेबी स्क्विरल हेल एंड हेल्दी, धीरे धीरे नर्सिंग, उनका जो बचाव उन्होंने किया स्क्विरल का, उससे धीरे धीरे हेल एंड हेल्दी हो गया। द स्क्विरल नाउ बिकेम हेल्दी, नाउ बिकेम इन गुड पोजिशन, अच्छा हो गया वो। नेक्स्ट सर, गिल्लूज हैबिट्स, उनकी हैबिट क्या थी गिल्लू का, देखिए। Whenever Gillu was hungry, he would refuse other food items and throw them down the shelving. कहता है जब गिल्लू भूखा होता था, he would refuse the other foods items and throw them down the swing. कहता है वो झूले की तरफ खाने को फेंक देता था, खाता नहीं था वो। The only instance when he refused Kaju was when the narrator was hospitalized because of an accident. एक बार ऐसा हुआ बच्चे, इस गिलहरी का लगाव उस राइटर से इतना हो गया कि गिलहरी उसके बिना नहीं रह सकता था, और जो कवि थे, जो राइटर हैं, वो भी उसके बिना नहीं रह सकते थे। देयर वॉज ए को रिलेशन बिटवीन द स्क्विरल एंड द ऑथर। तो क्या है, काजू उसे बहुत पसंद था, लेकिन काजू को भी वो निग्लेक्ट कर देता था। कब? एक कार एक्सीडेंट में जो राइटर हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, भर्ती हो गए थे, उसको इतना दुख हुआ कि ये इनको दुख पहुंचा है, इसलिए वो काजू भी खाना छोड़ दिया। ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग ड्यूरिंग हर एब्सेंस, उनके अनुपस्थिति में कुछ भी खाना मुनासिब नहीं समझा। बॉन्डिंग बिटवीन गिल्लू एंड द नरेटर, जो राइटर हैं और उनके बीच में क्या संबंध था, क्या रिलेशन था। गिल्लू वॉज वेरी क्लोज टू द नरेटर, गिल्लू जो है वो नरेटर के बहुत ही नज़दीकी था, करीबी था। नो अदर पेट वुड ईट फ्रॉम हर प्लेट लाइक गिल्लू, नो अदर पेट, कहता है कि कोई भी ऐसा पेट नहीं था जो खा सकता था और गिल्लू के जैसा। व्हेन द नरेटर वाज हॉस्पिटलाइज गिल्लू मिस द नरेटर, जब हॉस्पिटल में था तो गिल्लू जो है उस चीज़ को बड़ा मिस किया करता था। ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग ड्यूरिंग हर एब्सेंस, वो उसके बीच में खाने के लिए आपको जो है नहीं चाहता था कुछ भी। गिल्लू वुड जेंटली स्ट्रोक हर फोरहेड एंड हेयर, जो राइटर हैं उनके फोरहेड को, लाट को और उनको हेयर को वो खुजलाया करता था, जिससे राइटर को बड़ी अच्छा लगता था बहुत सिंपैथेटिक है वो। कंसिडरेशन फॉर गिल्लूज फ्रीडम, अब जो है गिल्लू के बारे में राइटर सोचते हैं कि कैसे उसे स्वतंत्रता मिले। द नरेटर ऑफन नोटिस गिल्लू सिटिंग बाई हर द विंडो एंड पियरिंग एट द वुड ऑन साइड, वो जब गिल्लू बैठा रहता था तो हमेशा बाहर देखता था, जिससे महसूस करते थे राइटर कि वो लगता है कि स्वतंत्र होना चाहता है वो। सी रियलाइज्ड गिल्लूज नीड फॉर फ्रीडम, उनके फ्रीडम, आज़ादी को वो समझ सके कि इसकी आवश्यकता है। सी मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्नर ऑफ द विंडो, विंडो के बगल में एक कॉर्नर बना दिया ताकि वो आराम से बाहर में पिप कर सके। दिस इनेबल्ड हिम टू हैव द थ्रिल टू बी लिबरेटेड, ये बात जो है उसे रोमांचित किया, चूँकि ये बंधनों से मुक्त करने वाला था। लिबरेटेड माने मुक्त करना, बंधनों से मुक्त करना, ये बंधनों से मुक्त करने वाली बात थी, इसके लिए अच्छा लगा ये। गिल्लूज हैव स्क्विरल हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 years। बच्चे लोग,
जो गिलहरी का जो एज होता है वो सिर्फ 2 सालों का होता है। 2 साल बाद वो जिंदा नहीं रह पाता है। 2 years हैड पास्ड इन गिल्लूज लाइफ। 2 साल जब बीत गए थे तो राइटर बहुत चिंतित थे इसके लिए। कमिंग टू एन एंड, द नरेटर रियलाइज दैट गिल्लूज लाइफ वॉज कमिंग टू एन एंड। वो समझ गया कि नरेटर का जो लाइफ है अब लास्ट हो गया। हिज क्लास वेयर गेटिंग ओल्ड, उसके जो पंजे थे वो ओल्ड होने लगे थे। सी स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर वार्मिंग हिम, वो उसे हीटर के पास रखते थे ताकि वो गर्मी महसूस करे और अच्छा महसूस करे। गिल्लू डाइड नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन दूसरा सुबह हुआ जब गिल्लू पाया गया कि वो मर गया, अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो गिल्लू के डेथ के बाद क्या होता है बच्चे? हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ द हुक, उसका जो झूला था वो निकाल दिया गया, नीचे कर दिया गया। द ओपनिंग मेड फॉर हिम वाज क्लोज्ड, उसके लिए जो ओपनिंग जो दिया गया था, जो होल दिया गया था, उसको ही बंद कर दिया गया। ही वॉज ब्यूरिड अंडर द सोनजुही क्रीपर फॉर 2 रीजन्स, और उसे दफनाया गया जैसे एक व्यक्ति के साथ होता है, चूँकि लगाव काफ़ी था। सोनजुही क्रीपर जिसके फूल पीले होते हैं और काफ़ी रंगीन और खुशबूदार भी होते हैं, और क्रीपर लता आप समझ रहे हैं, उसके नीचे दबाया गया, उसे दफन किया गया कहिए। ही लव्ड द क्रीपर मोस्ट, क्योंकि वो गिल्लू जो है बड़ी पसंद करता था क्रीपर को। द नरेटर बिलीव दैट गिल्लू विल ब्लॉसम लाइक ए टीनी जूही फ्लावर, ये महसूस करते थे राइटर कि वो फिर एक जूही फ्लावर के रूप में ब्लॉसम हो पाएगा अपने मौत के बाद, ऐसा उन्हें विश्वास था। अब चलो हम पोएट्री की तरफ बढ़ेंगे। एक कविता है आपकी कहानी का, बुक का, वो है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग हेडिंग है ये। पॉलीथीन, डू यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं? वी डेली यूज इट। दुर्गा प्रसाद पोंडा, अबाउट द ऑथर। दुर्गा पोंडा इज एन इंडियन पोएट इन इंग्लिश, ही इज़ ए मॉडर्न पोएट। कहता है दुर्गा प्रसाद पोंडा अंग्रेजी के एक महान कवि रहे हैं, और वो ही इज़ ए मॉडर्न पोएट, वे आधुनिक कवि रहे हैं। यही कारण है कि हमेशा वो आधुनिकता में विश्वास करते हैं, मॉडर्निटी में विश्वास करते हैं। दिस इज़ वाई ही डील्स विथ मॉडर्न प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन हिज पोएम्स, इसलिए हमेशा अपने पोएम में उन्होंने मॉडर्न पोएम्स प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया है। ही वॉज ए क्रिटिक एज वेल एज बाइलिंगुअल पोएट, वो आलोचनात्मक कवि भी हैं और साथ ही साथ द्विभाषीय भी, कई भाषाओं का ज्ञान उन्हें। अब इसके हम लोग समरी पर आते हैं। चलो, पॉलीथीन बाय इस पोएम रिटन बाय दुर्गा प्रसाद पोंडा इन विच ही रिफ्लेक्ट्स इविल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन से होने वाले हानिकारक गतिविधियों को कवि ने दिया है और उसको बताया है। द पोएट सेड दैट पॉलीथीन बैग हर्ट्स स्ट्रांगली इन डिफरेंट वेज इन डे टू डे लाइफ टू ह्यूमन बींग्स। पोएट कहते हैं कि पॉलीथीन जो है वो बैग हर्ट्स स्ट्रांगली इन डिफ़िकल्ट वेज, अलग अलग तरीक़ों से अपने मानवीय जीवन में ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है। एज यू नो इट नेवर डिजॉल्व्स इनटू द क्रस्ट, जैसा कि आप जानते हैं बच्चे लोग कि धरती के नीचे दबाने से भी वो ख़त्म नहीं होता है, उसी फॉर्म में रहता है, बल्कि वो रोग पैदा करने का काम करता है। When it touch it makes a squeaky noise, जब उसे हम टच करते हैं तो एक चर्पिंग नॉइज़ करता है, एक अलग तरह का नॉइज़ करता है। When it is burned it exudes a pungent smell, और जब इसे जलाया जाता है तो पंजेंट स्मेल, एक हानिकारक धुआं, लाइक ए पॉइजन, उस तरह का निकलता है जो हम लोग लेते हैं तो लगता है जैसे कुछ हो जाएगा, ऐसा महसूस होता है। इट इज़ लेफ्ट इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, जब ये छोड़ दिया जाता है तब वातावरण को क्या करता है, ये गंदा करता है। इट इज मेल्ट ऑन विथ ए लिटिल टच ऑफ गार्बेज वार्मथ, ये गर्मियों से भी ये मेल्ट हो जाता है लेकिन वही नुकसानदेही है। इट गोज डीप इन द विंड ऑफ गार्बेज वेयर जम्स ऑफ डिजीज जर्मिनेट, ये नीचे जाने के बाद सड़ करके और जर्मिनेट होता है और रोग पैदा करने का काम करता है, कीटाणु उसके अंदर हो जाते हैं। इट रिमेन्स buried there, thus only the pain caused by the heart keeps coming back again। किसी भी रूप में पॉलीथीन हमें
फ़ायदा नहीं पहुंचाता है नुकसान के सिवा, चाहे अंदर ही होकर के जल करके। इन ऑल काउंट्स इट गिव्स अस हर्ट। उस क्वेश्चन से चलो, हु कंपोज द पोएम, इस पोएम को किसने लिखा, किसने कंपोज किया? दुर्गा प्रसाद पोंडा कंपोज द पोएम। कंपोज मतलब लिखना। डज ए पॉलिथीन बैग गेट डिजॉल्व, डिजॉल्व माने डूब, ये हो जाना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना। तो क्या हो पाता है ऐसा? नहीं होता है। व्हाट डज इट गिव आउट व्हेन इट इज बर्न, जब जलता है तो क्या देता है ये? इट गिव्स आउट ओनली पंजेंट स्मेल व्हेन इट इज बर्न, हानिकारक धुआं सिर्फ देता है ये, और जब ये जलता है तब। हाउ डज इट अफेक्ट इन्वायरमेंट, वातावरण को प्रदूषित किस तरह से करता है? तो इट अफेक्ट इन्वायरमेंट व्हेन इट इज बर्न्ड एंड मेल्ट, जब ये जलाया जाता है या मेल्ट किया जाता, पिलाया जाता है, तो दोनों तरह से नुकसान ही पहुंचाता है। हाउ डज द जर्म ऑफ डिजीज ग्रो, द जर्म ऑफ डिजीज ग्रोज व्हेन इट इज लाइंग अंडर गार्बेज, जब हम कूड़े करकट के अंदर उसको छोड़ देते हैं तो गलता है न के बराबर, लेकिन वो क्या है, बहुत सारे जो इल थिंग्स हैं, गलत चीज़ें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसको जर्मिनेट करता है वो। व्हाट डज द वर्ड हार्ट स्टैंड फॉर, यहाँ जो वर्ड हार्ट इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है, उसका मतलब क्या है? तो वर्ड हार्ट स्टैंड्स फॉर डेंजरस। यहाँ जो हार्ट शब्द है बच्चे लोग, उसका माने क्या है? डेंजरस, यानी भयानक। व्हाट कॉजेज पेन, ए पॉलीथीन कॉजेज पेन व्हेन इट इज बर्न्ड, पॉलीथीन हमें दर्द देता है, हमें तकलीफ देता है जब ये जलाया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आएंगे बच्चे लोग। हाउ डज ए पॉलीथीन बैग पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट, ए पॉलीथीन बैग पॉल्यूट्स आवर इन्वायरमेंट बाय क्रिएटिंग डिजीज, कहता है पॉलीथीन बैग हमारे इन्वायरमेंट को, डिजीज को फैला करके ये गंदा करता है। इट मेक्स द क्रस्ट डर्टी, ये हमारे जो सरफेस हैं उसको गंदा करता है। ये द वाटर इन विच इट इज़ थ्रोन इज पॉल्यूटेड, जहाँ ये पड़ जाता है पूरे वाटर को क्या कर देता है? पॉल्यूटेड कर देता है। पॉल्यूटेड मीन्स के बच्चे लोग प्रदूषित कर देता है, प्रदूषण से बना है ये। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज आर कॉज्ड बाई पॉलीथीन, कहता है पॉलीथीन की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियाँ हमारे बीच पैदा होती हैं। इफ़ आवर इन्वायरमेंट इज़ पॉल्यूटेड आवर लाइफ विल बी डिवास्टेटेड, अगर इसी तरह से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होते रहा तो हमारा जीवन धीरे धीरे तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कंपेयर हार्ट विथ ए पॉलीथीन बैग, गिव टू रीजन्स, कहता है कि हार्ट का इस्तेमाल क्यों किया है, दो रीज़न दीजिए। कभी क्या कहना है? द पोएट कंपेयर्स हार्ट विथ ए पॉलीथीन बैग बिकॉज पॉलीथीन बैग हार्ट्स द लाइफ ऑफ मैन। पहला तो ये है बच्चे लोग कि मानवीय जीवन को ये प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। और है नेक्स्ट, इट इज़ एज डेंजरस एज द पॉइजन बोथ फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये जानवरों के लिए भी और पौधों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना मानव के लिए। नथिंग इज ग्रोन ऑन द प्लेस वेयर पॉलीथीन बैग इज स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है बच्चे लोग तीतर बितर होना, जहाँ तहाँ तीतर बितर कहें, तीतर बितर जहाँ तहाँ रहना, यहाँ वहाँ रहना। स्कैटर्ड इट स्टॉप्स ग्रोथ कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, ये जो है जमीन की सारी उर्वरा क्षमता जो है, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, उसको समाप्त कर देता है। अब चौथे पोएम पर आएंगे बच्चे लोग, और चौथे पोएम जो हमारे पास है, पोएम नंबर 4 आपके बुक का, उसका नाम है बच्चे लोग थीनर देन ए क्रेसेंट, थीनर देन ए क्रेसेंट। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लें, माने क्या हुआ? थीन मीन्स पतला और थीनर मीन्स उससे पतला, कंपैरेटिव डिग्री। तो वो क्या है? क्रेसेंट माना होता है अर्धचंद्राकार, वेरी थीनर पार्ट ऑफ द मून, यानी जो चंद्रकार अर्धचंद्राकार होता है चंद्रमा का भाग, उससे भी पतला, ये माने इसका हुआ। क्या है चलो ऑथर के बारे में जानते हैं। विद्यापति वाज ए ग्रेट मैथिली पोएट, विद्यापति मैथिली के एक बहुत ही बड़े पोएट हुए थे। ही रोट मैनी पोएम्स इन मैथिली, उन्होंने मैथिली भाषा में कई कविताओं का रचना किया है।
थिनर देन ए क्रेसेंट इज ए वेल नोन क्रिएशन ऑफ विद्यापति इन विच ही हैज़ डिपिक्टेड द लव ऑफ राधा एंड कृष्णा। कहता है बच्चे लोग, उनका एक कविता है थिनर देन क्रेसेंट, उसमें उन्होंने डिपिक्ट किया है, बताया है राधा और कृष्ण के प्यार के बारे में, राधा और कृष्ण के बीच जो वास्तविक प्यार था, जो लव था, जो इंटीमेशन था, जो लगाव था, उसके बारे में। रियली दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ मैसेज फ्रॉम ए फ्रेंड ऑफ राधा। एक्चुअली राधा के जो फ्रेंड है, राधा के जो फ्रेंड है उसके लॉर्ड कृष्णा के को दिया गया एक मैसेज इसमें है। द पोएट हैज नरेटेड अर्ली अट्रैक्शन, मीटिंग, quarrel एंड सेपरेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा इन द प्रेजेंट पोएम। इस पोएम में, इस कविता में कृष्ण और राधा के बीच कभी लड़ाइयाँ होती थी, वो कभी मिलाप होता था, वो और मीटिंग, उनका मिलन होता था वो, और अलगाव होता था। इन सारे चीज़ों को इस पोएम में दर्शाया गया है। इनफैक्ट राधा द यंग गर्ल वांटेड टू मीट लॉर्ड कृष्णा। वास्तव में वो जो युवती थी राधा, यंग गर्ल, वो मिलना चाहती थी अपने प्यारे कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण को बहुत क्या करती थी, चाहती थी, वो मिलना चाहती थी। बट लॉर्ड कृष्णा हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन बहुत दिनों से कृष्ण के पास इतना वक्त नहीं था, कृष्ण वक्त नहीं दे पाए थे मिलने का। सी बिकेम एग्रिप्ड, वो बिल्कुल उदास हो गए थे, है ना। दिस सिनेमा ऑफ लॉर्ड, दिस कंसर्न ऑफ लॉर्ड कृष्णा अफेक्टेड मेंटली एज वेल एज फिजिकली वेरी मच ओवर राधा। ये बातें जो है धीरे धीरे राधा पर ऐसा असर किया कि बिल्कुल मेंटली, मानसिक रूप से और फिजिकली, शारीरिक रूप से वो बीमार सा हो गई, मतलब कहें वो बीमार हो गई। ग्रेजुअली हर हेल्थ बेन टू फॉल डे बाई डे। धीरे धीरे समय समय उनका हेल्थ क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। किनका हेल्थ? राधा का। सीइंग हर पैथेटिक कंडीशन, वन ऑफ द फ्रेंड्स रन्स टू लॉर्ड कृष्णा। उनके इस पैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण जो इनका लाइफ बना, जो नेचर बना, जो उस समय सिचुएशन बना, उसको देख करके उसका एक दोस्त जो है वो जाती हैं लॉर्ड कृष्णा के पास और उन्हें इसके सीवियर कंडीशन के बारे में, जो इनका कंडीशन था बिल्कुल सीवियर था, गंभीर था, सोचती तो उसके बारे में बताती हैं वो। सी रिपोर्ट्स दैट, वो बताती हैं कृष्ण जी को जाकर के पोएम के माध्यम से। सी सेट्स टीयर्स डे एंड नाइट फॉर ए ग्लिम्स ऑफ हर लॉर्ड। ग्लिम्स माना होता है एक लुक पाने के लिए, अपने कृष्णा जी के लुक पाने के लिए, भगवान कृष्ण को लुक पाने के लिए राधा जी इतना विवश थे, इतना बेचैन थे कि वो चाहते थे कि एक दर्शन हो जाए उनसे। ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए इस दुख में वो क्या कर रही थी, सी वॉज वीपिंग टाइम एंड अगेन, वो रोती जा रही थी बार बार। हर टीयर्स हैव टेकन द शेप ऑफ द रिवर ऑन विच। कहता है ऐसा रोने से लगता है कि एक नदियाँ हो गई थी, नदी भर सा गया था, ऐसा कवि का कहना है। मतलब बहुत रो रही थी वो मिलने के लिए। ऑन सी ब्रूट्स, और वो इससे सोचते के बराबर उन्हीं के बारे में सोचती थी। ब्रूट्स माने किसी बात को लेकर चिंता करना। सी ऑल्सो एड्स इन दैट हर कंडीशन मेड हर ए क्रेसेंट इन द स्काई। इस तरह से बच्चे लोग, उनकी अवस्था जो थी वो ऐसी हो गई जैसे पूरा चंद्रमा होता है, उसका छोटा सा रूप होता है, थीनर देन ए क्रेसेंट, यानी थीनर पार्ट ऑफ द मून। चंद्रमा का एक छोटा सा भाग, पूरा भाग नहीं, छोटा सा भाग ऐसा हो गया था, मतलब बहुत पतले हो गए थे। हेंस, इसलिए, हेंस मीन्स देयरफॉर, सी मेक्स एन इमेंस रिक्वेस्ट टू लॉर्ड कृष्णा टू कम बैक टू राधा जस्ट नाउ। इसलिए उसके फ्रेंड ये रिक्वेस्ट करती हैं, जबरदस्त रिक्वेस्ट, एक बड़ा रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा से कि आप महोदय, आप लौट कर चलिए और राधा से शीघ्र मुलाकात कीजिए ताकि वो स्वस्थ हो सके, आपसे मिलना चाहती हैं वो। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। व्हाई इज राधा क्राइंग? राधा क्यों रो रही है? द सिचुएशन इज इन प्रेजेंट टेंस, सो राधा इज क्राइंग फॉर कृष्णा। किसके लिए रो रही हैं? यस, कृष्णा से मिलना चाहती थी। नेक्स्ट, व्हाई टू फीलिंग्स ऑफ राधा
हैव बीन रिफर्ड टू बाई, यहाँ कौन से 2 फीलिंग्स हैं? 2 फीलिंग्स ऑफ राधा हैव बीन रिफर्ड टू जॉय एंड बेनिसोप। एक तो उनकी खुशी है और एक है उनको नहीं मिलने का गम, नहीं मिलने का गम। टू होम डज द फ्रेंड मेक ए रिक्वेस्ट, द फ्रेंड मेक्स ए रिपोर्ट टू कृष्णा। आते हैं कि वो किससे रिक्वेस्ट करती है उनके दोस्त? तो कृष्णा ही से रिक्वेस्ट करती हैं मिलने के लिए। व्हाट डज राधाज फ्रेंड बिलीव इन, राधा के जो दोस्त थे वो किन चीज़ों में विश्वास करती हैं? तो राधाज फ्रेंड्स बिलीव इन द जॉय विच कम्स थ्रू कृष्णा। राधा के जो दोस्त हैं विश्वास इसी में करती हैं कि कृष्णा जी एक दिन आएंगे, राधा से मिलेंगे और मिलने से एक अनुभूति प्राप्त होगी, एक खुशी प्राप्त होगी, यही वो चाहती थी। शॉर्ट क्वेश्चन समझ चलो। डिस्क्राइब राधाज कंडीशन एज रिपोर्टेड बाई हर फ्रेंड, उसके दोस्त के द्वारा जो दिया गया था उसके बारे में। हर फ्रेंड्स रिपोर्टेड दैट राधा वाज सैड, उन्होंने कहा कि राधा बहुत उदास है। सी वॉज नॉट इन गुड कंडीशन, वो अच्छे हालात में नहीं है। एंड बिकॉज सी डिड नॉट मीट कृष्णा, क्योंकि बहुत दिनों से कृष्णा से मिल नहीं पाई है। सी बिकेम थिनर एंड थिनर, कैसे होते जा रही है? दुबला से भी दुबला, बिल्कुल महादुबला होती जा रही है। इन द एब्सेंट ऑफ कृष्णा सी ग्रीव थिनर देन द कृष्ण, कृष्ण के अनुपस्थिति में उनकी स्थिति उसी मुन के समान हो गई है जो एक छोटा सा अंग होता है, भाग होता है। अब चलो इस तरह से हम लास्ट में आएंगे और ये जो दिस वेरी टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर बुक सप्लीमेंट्री रीडर, चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री रीडर। एलर्जी, एलर्जी का माने बच्चे लोग हम लोग समझ लें क्या है। एलर्जी का माने होता है बच्चे लोग हाइपर सेंसिटिविटी और क्विक सेंसेशन, हिंदी में इसको कहेंगे तीव्र प्रतिक्रिया। तीव्र प्रतिक्रिया या तीव्र ग्राहिता, यानी किसी को कुछ खाने से, पीने से या टच करने से अचानक कुछ होने लगे, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड एलर्जी। अबाउट द ऑथर, डॉक्टर राणा एसपी सिंह इज ए वेल नोन डर्मोटोलॉजिस्ट हु हैज़ गॉट स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एलर्जी। एक्चुअली बच्चे एलर्जी अगर आपने नाम सुना होगा, एलर्जी मतलब एक प्रकार के सेंसेशन। वो ये डॉक्टर राणा एसपी सिंह इसके राइटर हैं और वो क्या हैं? वेल नोन डर्मोटोलॉजिस्ट हु हैज़ गॉट स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। उन्होंने सारी पढ़ाई की है, रिसर्च किया है और रिसर्च किया है एलर्जी पे। एलर्जी पे रिसर्च करके आप बुक में इसको डाला है। आप वेल नोन डर्मोटोलॉजिस्ट, वो प्रसिद्ध क्या है? फिजिशियन है जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है एलर्जी के ऊपर। राइट नाउ ही इज सर्विंग द पीपल एट बुद्धा कॉलोनी पटना। आज इनका क्लिनिक है बच्चे लोग, ये दरभंगा के रहने वाले हैं, बिहार से ही, और ये आपको बुद्धा कॉलोनी पटना में आज इनका क्लिनिक है और लोगों की सेवा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। द प्रेजेंट आर्टिकल इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ अस। ये जो आर्टिकल है बच्चे लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पे योर फुल अटेंशन। तो ये जो है टॉपिक के बारे में हम लोग काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, जानकारी देने वाला है। अबाउट द टॉपिक, टॉपिक क्या कहता है? इनफैक्ट एलर्जी इज ए माल फंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। कहता है बच्चे लोग वास्तव में एलर्जी जो है वो माल फंक्शन है। माल फंक्शन मतलब हुआ शरीर के किसी अंग को काम नहीं करना, या माल फंक्शन मतलब हुआ खराबी। माल फंक्शन मतलब हुआ एक विपरीत प्रतिक्रिया, किसी चीज़ को विपरीत प्रतिक्रिया दे देना। तो इनफैक्ट एलर्जी क्या है? एक विपरीत प्रतिक्रिया देता है। किसके विपरीत? इम्यून सिस्टम के विपरीत। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधी तंत्र जिससे हम जिंदा हैं, जो कभी कमज़ोर होता है तो हम वी ऑलवेज गो फॉल इल, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम कॉजिंग ए वायलेंट रिएक्शन, क्या होता है इसमें बच्चे? अचानक तेज सेंसेशन होता है। अचानक कोई हम दवा खा लेते हैं, सूट नहीं करता तो हम लोग नोची नहीं करते हैं ना बच्चे लोग। तो कहता है क्विक सेंसेशन होता है, किसी को निकल जाता है फोड़ा फुंसी भी, है ना। कहता है वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस, जो हार्मलेस सब्सटेंस, जो नुकसान नहीं करने वाला तत्व है हमारे शरीर में, वो अचानक से रिएक्शन करके और ऐसा करने लगता है। इट्स रिएक्शन लीड्स ए वैरायटी ऑफ एलर्जीज, इससे बहुत तरह की चीज़ें होती है। किसी को गाल फूल जाता है, किसी को चेहरे में लालिमा आ जाती है,
कोई अकबकाहट लगता है, किसी को कुछ होता है, डिफरेंट टाइप्स। दे आर जेनेटिक। बच्चे लोग, ये चीज़ें दो तरह से होती है। ये किसी किसी बात जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब होता है माँ बाप से आया हुआ, वंश से आया हुआ। आप देखते हैं कि किसी किसी को जो है मोटा है वो, उसके पिताजी, तो उसके बच्चे ही मोटे होंगे, होते ना, इसको जेनेटिक कहते हैं, यानी वंशानुगत, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल। और एक होता है वातावरण से। एलर्जी वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1967 एज एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। कहता है पहली बार एलर्जी के बारे में जो बातें आई, जो सूचनाएं आई, जो संवाद मिला मुझे, वो 1967 में मिला। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एलर्जी मार्च, इस पोएम में बच्चे लोग, इस कहानी में कुछ पॉइंट्स हैं। एलर्जी मार्च, एलर्जी का मतलब एलर्जी तीव्र सेंसेशन, और मार्च मतलब आगे बढ़ना। मार्च मतलब आगे बढ़ना, यानी एलर्जी को आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलर्जी मार्च। इन सम केसेज एलर्जी स्टार्ट से सिंपल प्रॉब्लम। कभी कभी ये सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, लेकिन सच एज एक्जिमा, लेकिन बढ़ के धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, वो एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा मतलब क्या, नोचनी, खुजली। एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मतलब होता है बच्चे लोग आमाशय से संबंधी, पेट और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल, पेट और इंटेस्टाइन से संबंधित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कहलाता है ये प्रॉब्लम्स। देन इट इन्वॉल्व्स इनटू अस्थमा, और ये अस्थमा का रूप लेता है। अस्थमा समझते हैं, दमा। और दमा में क्या होता है, लोग बहुत खांसते हैं, खांसते से कभी कभी उनको, है ना, बहुत डेंजरस चीज़ है ये अस्थमा। एलर्जेंस, इसको समझेंगे बच्चे लोग क्या है एलर्जेंस, कि एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जी, कोई भी वातावरण का ऐसा तत्व जिससे हमें क्या होता है, एलर्जी होता है, जो हमें नुकसान देता है, जो क्विक रिएक्शन करता है, इज एन एलर्जन। वातावरण का कोई ऐसा तत्व जो हमें तीव्र प्रतिक्रिया देने का काम करता है, वो क्या कहलाता है बच्चे लोग, एलर्जेंस। और ये कितनी तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक है बच्चे लोग सीजनल। सीजनल समझते हैं, सीजन से, सीजनल मौसमी, मौसम के अनुसार। पोलन आउटडोर मोल्ड्स स्पोर्स कॉजेज सीजनल एलर्जी, राइनिटिस, स्नीजिंग। देखते हैं बच्चे लोग, ठंडे के दिनों हम लोग निकल जाते हैं, ठंडक ज़्यादा लगती है तो कभी हम लोग स्नीजिंग, खांसने लगते हैं, छींकने लगते हैं, कहीं तेज छींकते हैं, तो ये क्या हुआ, सीजनल हो गया, सीजन की वजह से। दूसरा पेरेनियल, घर के अंदर रहने की वजह से, चिरस्थायी होता है ये। पेरेनियल एलर्जी स्नीजिंग कॉज्ड बाय इंडोर एलर्जेंस सच एज हाउस डस्ट, माइट, एनिमल्स डैंड्रफ एंड कॉकरोचेज। घर में हम सफाई कर रहे हैं, हम मास्क नहीं लगाए हुए हैं, घर में हम कुछ काम करें, मास्क नहीं लगाए हैं, ये सारे चीज़ जो है घर के अंदर होने वाले एलर्जीज हैं, जो कहलाते हैं पेरेनियल, है ना। कुछ प्रिकॉशंस है बच्चे लोग। पोलन मास्क टू यूज वाइल कटिंग ग्रास और क्लीनिंग हाउसेज। जब घर के काम करें, हम सफाई करें या घास काटें, तो हम पोलन मास्क का इस्तेमाल करें। रिमेन इंडोर्स इन द मॉर्निंग और विंडी डेज, सुबह सुबह नहीं निकलें, और जो हवा वाली जो होती है, जो दिन होता है जिस हवाएं काफ़ी चलती है, उसमें हमें घर में रहना चाहिए, इंडोर रहना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है बच्चे लोग, मेडिसिन फॉर सीजनल एलर्जी हैव टू बी टेकन वीक्स बिफोर एक्सपोजर। एक्सपोजर माने होना, मौजूद होना। इसको होने से पहले हम लोग क्या लेते हैं, ले लेना चाहिए, इसका दवा लेना चाहिए। जैसे हम लोग टीका लेते हैं ना, वैक्सीन। इनहेल्ड स्टेरॉइड्स आर हेल्पफुल फॉर दियर एंटी अल्फा इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स, बट ट्रीटमेंट में है सीरियस साइड इफेक्ट। कहता है सूंघने वाली जो चीज़ें आती है, अब देखते होंगे बहुत लोग सूंघते हैं इस तरह से, लाभ तो देता है लेकिन थोड़ा नुकसानदेह होता है, बाद में क्या देता है, वो नुकसान करता है, अल्टी इन्फ्लामेटरी होता है वो। कंक्लूजन क्या कहता है बच्चे लोग, आखिर फाइनल कंक्लूजन क्या है इसका। दिस लेसन इज साइंटिफिक, ये लेसन पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इट डिस्क्राइब्स डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी, इसमें अलग अलग तरह की एलर्जी के बारे में हमें बताने का प्रयास किया गया है। कॉजेज, उनके कारण, सिम्टम्स, लक्षण, एंड प्रिकॉशंस, और सावधानियों के बारे में। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एनीवन, ये तमाम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है ये।
आपको क्वेश्चन से बच्चे पे योर अटेंशन। एलर्जी हैज बीन रिटन बाई, किनके द्वारा लिखा गया है? राणा एस पी सिंह। तो आंसर क्या होगा बच्चे? राणा एस पी सिंह। इन द एसे एलर्जी हैज ऑथर मेनली डिस्कसेज अबाउट, किसके बारे में किया है? ड्रग्स के बारे में, एलर्जेंस, हिस्टीरिया, नन ऑफ देम, एलर्जेंस के बारे में। वेरी गुड। एलर्जी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1967। शॉर्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। एलर्जी इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, कहता है कि मानव का जो प्रतिरोधी तंत्र है उसके विपरीत काम करने वाला एक चीज़ है जिसको हम एलर्जी कहते हैं, है ना। और ये नॉर्मली सब्सटेंस हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है जिसको नुकसान पहुंचाता है वो। व्हाट इज एलर्जी मार्च? एक्सप्लेन। एलर्जी मार्च क्या कहता है? ये दोज एलर्जीज विच स्टार्ट एज एक्जिमा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स बी इन्वॉल्व इनटू अस्थमा, वैसे चीज़ें जो धीरे धीरे स्टार्ट होकर के दमा का रूप ले ले, लोगों की जान जाने की नौबत आ जाती है इसमें, यानी बढ़ जाना उसको। फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्विंग रिस्पायरेटरी सिम्टम्स सच एज हाइपर रिएक्टिविटी एंड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द एयरवेज, कहता है इसमें क्या है? हम सांस अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं और एयरवेज जाम जैसा लगता है ना। और रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है। इस तरह से बच्चे आज हम लोगों ने 5 चैप्टर्स को देखा अंग्रेजी का। आप इस पर भरपूर ध्यान देंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आप ऐसी तैयारी कीजिए कि गैप गाइडेंस प्रोग्राम के तहत जो ये पढ़ाई गई है आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे योर फुल अटेंशन टुवार्ड्स योर एग्जामिनेशन एंड टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अधिक से अधिक अंक लाएं, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करूंगा। और मैं आज जो अंग्रेजी चैप्टर्स हैं उसे मैं क्लोज करता हूं। धन्यवाद।